फूलों की लाली है, गेहूं की बाली है, खुशियों की प्याली है, सपनों की थाली है। धूप जो छूमे तो चमके धनक सी, सावन में खुल जाए सौंधी महक सी। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देखिए कार्यक्रम मेरे देश की धरती सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टेक्नोलॉजी की करेंगे बातें और आपको शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। ग्रेटर नोएडा में आयोजित 4 दिवसीय विश्व डेयरी सम्मेलन का समापन समारोह। आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत डेयरी उत्पाद के मामले में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक। विश्व डेयरी सम्मेलन के तीसरे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में चारा, भोजन और अवशिष्ट पर विशेष सत्र का आयोजन। तोमर ने पशुओं के चारे की पर्याप्त उपलब्धता पर काम करने की जरूरत पर दिया जोर।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्रीटेक समिट को किया संबोधित। कहा, विश्व में कृषि क्षेत्र में नंबर 1 बनने की यात्रा पर है भारत। सरकार डिजिटल कृषि मिशन पर कर रही है काम। छोटे किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी। मध्य प्रदेश में लंपी स्किन वायरस के प्रभाव से अब तक 38 पशुओं की मौत। स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार हरकत में। अब तक 1,49,504 पशुओं को लगाए गए टीके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की स्थिति की समीक्षा। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का समापन हो गया है। सम्मेलन के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत डेयरी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते आगामी वर्षों में वैश्विक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। We are very conscious that we would like to see more and more engagement amongst nations, and being the world's largest producer of dairy, with nearly 1/4 of the world's production coming from India, and potentially, given the kind of initiatives that the government has taken, that our cooperative sector is taking, that our farmers are taking, I do believe our global share of production over the years will see a significant rise, which is good both for our small and marginal farmers. It also provides nutrition for their children. I'm given to understand 1/3 of our production is used by the small farmer himself or herself. और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित IDF विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 में विशेष चर्चा सत्र में भाग लेने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान परंपरागत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए समन्वित कृषि पर जोर दिया। पेश है यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 में 50 देशों के करीब 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 15 सितंबर तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुधवार को फीड, फूड और वेस्टेज विषय पर आयोजित एक महत्वपूर्ण चर्चा सत्र के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए समन्वित तरीके से प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि जानवरों को बेहतर चारा व इंसान को शुद्ध खाद्य के साथ कृषि में अनुपयोगी वेस्ट का सदुपयोग हो सके और किसानों को कम लागत में अधिक लाभ मिले। पशुपालन बढ़े, दुग्ध का उत्पादन बढ़े, किसान की आमदनी बढ़े। मुझे प्रसन्नता है कॉन्फ्रेंस यहाँ संपन्न हो रही है। ये एक भारत के लिए बड़ा अवसर है जब हम अपनी सारी चीज़ को दुनिया के सामने परोस सकते हैं और दुनिया में कुछ अच्छी विधा है तो उसको ले सकते हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए नीदरलैंड के डेयरी व पोषण विशेषज्ञ एलार्ड इंस्केलिंग ने कहा कि सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी की महत्ता को दिखाते हुए हमें अपने पशुओं को शुद्ध और पौष्टिक आहार खिलाने की जरूरत है, ताकि दूध की गुणवत्ता में सुधार के साथ उत्पादकता भी बढ़े। More milk per cow produced, you reduce the amount of feed you use for rearing the animal until she gets the first calf born. So that will be, from nutritional side, the biggest step. Then afterwards, when you have the manure, I think also their presentations were very clear on the possibilities you have with manure, by in the end saving your cost on fertilizer, but using the resources you have at your farm in a good way. सम्मेलन में मौजूद मारुति सुजुकी की कॉर्पोरेट प्लानिंग निदेशक कैनिचिरो फुक्कू ने गोबर और बायोगैस को ईंधन के रूप में बढ़ावा देने पर जोर दिया। Biogas and agriculture products have the huge potential for future. Now, in all over the world, everybody finding the opportunity to achieve the net zero and the carbon neutrality. For this purpose, I think the cow dung and the agriculture waste is very, very useful. I think the system is very important. Now, resource is available, and how to make the organization, how to make a system is a very important as a next step.
गौरतलब है कि IDF WDS 2022 में 15 सितंबर तक 196 से ज्यादा विभिन्न चर्चा सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ डेयरी व पशुपालन के साथ कृषि से जुड़े तमाम नवाचारों पर न केवल अपने विचार व्यक्त करेंगे, बल्कि किसानों को कम लागत में अधिक लाभ दिलाने के तकनीकी नवाचारों को देश और दुनिया के सामने भी रखेंगे। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन विश्व डेयरी समिट 2022 में भाग लेने आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फीड, फूड और वेस्टेज को लेकर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चर्चा सत्र में भाग लेते हुए एक और जहां भारत की प्राकृतिक कृषि पद्धतियों की तारीफ की, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भारत की परंपरागत कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर देते हुए इसे किसानों के लिए कम लागत में अधिक उत्पादन लेने का मार्ग बताया। मेरे से की कैमरामैन कमलेश और संदीप के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित IDF विश्व डेयरी सम्मेलन में विशेष चर्चा सत्रों में भाग लेने भारत सरकार के कई मंत्री पहुंचे। चर्चा सत्रों में डेयरी के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। पेश है यह खास रिपोर्ट। IDF विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 में दुनिया भर से आए डेयरी से जुड़े स्टेक होल्डर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में मौजूद केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने पोषण व आजीविका थीम को लेकर आयोजित इस सम्मेलन के संदर्भ में बात करते हुए दुग्ध उत्पादन व दुग्ध उत्पादकता के लिहाज से इस तरह के सम्मेलन को जरूरी बताया। किसानी और डेयरी के माध्यम से गांव के किसान को रोजगार मिलता है। उसकी रोजगार के आधार पर प्रोडक्ट हुआ मिल्क कलेक्ट करके उसको सिटी तक पहुंचाया जाता है, इसलिए सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तीसरा, उसमें नंबर ऑफ टाइप का फूड प्रोसेस किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बल मिलता है। प्रोसेस फूड लोगों को खाने के लिए यूज होता है। इस दृष्टि से डेयरी इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है वो देश के एक्सटेंसिव इकोनॉमी को बल देती है। सम्मेलन में डेयरी फार्म अपॉर्चुनिटी एंड अप्रोच इन स्मॉल होल्डर डेयरी सिस्टम विषय पर आयोजित विशेष चर्चा सत्र में भाग लेने आए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत के छोटे व मझोले किसान पशुपालकों के आर्थिक सशक्तिकरण में डेयरी क्षेत्र का योगदान अतुलनीय रहा है। Small dairy farmers, how they can come up in the mainstream and how they can contribute in our Indian economy as well as our dairy sector. See that our government is taking so many steps. Our NDDB is supporting Atmanirbhar Bharat. So we are going towards Atmanirbhar Bharat. That's why artificial insemination or technology infusion we are including. सम्मेलन के सत्र में चर्चा करने आए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डेयरी सेक्टर के लिए रोजगार, व्यापार व कारोबार का बड़ा माध्यम बनेगा। पहले था कि हम इंपोर्ट करते थे दूध या मिल्क प्रोडक्ट, आज हम आत्मनिर्भर ही नहीं, आत्मनिर्भर से आगे की कदम पे हम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया से अच्छे व्यूज हमारे पास आए, हमारी बात वहां तक जाए। जो स्टैंडर्ड आज हमारी कोऑपरेटिव डेयरीज का है वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है। सम्मेलन में मौजूद NDDB के अध्यक्ष मिनेश शाह ने भारत के डेयरी व्यवसाय को 2.5 गुना बढ़ाकर 30 ट्रिलियन लगभग 30 लाख करोड़ रुपए करने का अनुमान लगाया। हम दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक देश तो बन गए हैं, लेकिन जरूरत यह है कि हमारी जो उत्पादकता है एक पशु की, उसको हमें आगे लेके जाना है ताकि हम कम पशु से भी एक हमारी जो पोजीशन है वो बनी रहे। और उसके लिए हमें काफ़ी काम करना है, चाहे वो ब्रीडिंग के हो, हेल्थ के इश्यू हो या न्यूट्रिशन के इश्यू हो। और ये समिट में ये तीनों टॉपिक के हमने बहुत ही अच्छे स्पीकर्स को वर्ल्ड ओवर से बनाए हैं, जिनसे इनको इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी। गौरतलब है कि भारतीय डेयरी बाजार 13 लाख करोड़ रुपए के करीब है, जिससे अगले 5 वर्षों में दोगुने से अधिक कर इसे 2027 तक 30 ट्रिलियन रुपए के करीब पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। ओपी यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और आइए इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा से बात करते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव से। जी ओपी, भारत के नजरिए से इस 4 दिवसीय विश्व डेयरी सम्मेलन को कितना कामयाब कहा जा सकता है? जी
ये कॉन्फ्रेंस 47 साल के बाद भारत में आयोजित हुई है। निश्चित तौर पर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। देश की 65% से भी अधिक आबादी जो कृषि और पशुपालन और डेयरी के व्यवसाय से जुड़ी है, उससे जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जानकारी देने, उनको सूचना उपलब्ध करवाने और अंतर्राष्ट्रीय तकनीक से रूबरू कराने के संदर्भ में भी ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही वजह कि इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 50 देशों के 1500 से भी जो डेलीगेट्स भाग लिए हैं, उनमें अधिकांश भारतीय लोग ऐसे थे जिन्होंने इस डेयरी में न केवल अपनी भागीदारी निभाई बल्कि सकारात्मक सोच के साथ यहाँ जो घटित हो रही थी घटनाएं, जैसे कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, चर्चा सत्र है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया और आत्मसात भी किया। तो निश्चित तौर पर भारत का जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो डेयरी और पशुपालन से जुड़ा है, उस क्षेत्र के उद्धार के लिए और अगले 25 साल में भारत का किस तरह खाका होगा डेयरी और पशुपालन के सेक्टर में, उसको रूपरेखा के रूप में बदलने और उसमें नए आयाम स्थापित करने के संदर्भ में ये डेयरी कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण रही है। इस डेयरी कॉन्फ्रेंस में आज भी सुबह केंद्रीय खाद्य मंत्री पहुंचे, उसके बाद परसोत्तम रूपाला पहुंचे। तो खाद्य मंत्री जो आए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत का जो खाद्यान्न है, भारत की जो कृषि है, उसकी सहयोगी भूमिका के रूप में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का योगदान अहम रहा है। इस वजह से डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ ही बेहतर पोषण और खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ तौर पर कहा कि भारत की जो अधिकांश आबादी है जो पशुपालन और डेयरी पर निर्भर है, उसको कृषि के साथ संयुक्त रूप से जोड़कर न केवल हमें इस सेक्टर को आगे बढ़ाना है बल्कि पोषण युक्त डाइट हमें किसी को देनी है तो डेयरी और पशुपालन के जरिए शुद्ध दूध उत्पादन करके ही संभव इसको किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर उनकी इस बात को न केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया बल्कि जो दूसरे देशों के डेलीगेट्स थे जिन्होंने अपने उद्बोधन भाषण में आज स्पीच रखी, उन्होंने भी इसी सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो पशुपालन के और डेयरी के हैं, परसोत्तम रूपाला, उन्होंने भी कृषि, पशुपालन और डेयरी को संयुक्त रूप से आयाम स्थापित करने के लिए सम्मिलित कृषि पर जोर दिया। 4 दिन तक चली इस कॉन्फ्रेंस में जो देश के बाहर के जो प्रतिनिधि थे, जो डेलीगेट्स थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि थे, उन सब का भी यही मानना था कि भारत में कृषि का जो मॉडल है वो न केवल परंपरागत मॉडल है बल्कि सदियों से चला आ रहा है और इसमें आधुनिक नवाचार परंपरागत कृषि को जोड़ के अगर हम करते हैं तो न केवल कृषि का कल्याण होगा बल्कि पशुपालन और डेयरी से जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके विकास में नए आयाम स्थापित होंगे। तो निश्चित तौर पर ये 4 दिन तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस न केवल एक सम्मेलन के तौर पर रही बल्कि भारत की जो आजीविका सुनिश्चित करने का ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी और पशुपालन महत्वपूर्ण जरिया है, उसको नए तरीके से नए कलेवर में 2050 के भारत में किस तरह परिदृश्य बदलेगा, उसको लेकर भी चिंतन और मनन का एक बहुत बड़ा जरिया बना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एक नई थीम रखी इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हमें अगले 25 साल में किस तरह डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ाना है। बेहतर डेयरी प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका, इसके साथ साथ किसानों की आर्थिक तरक्की और मैन पावर को कम से कम करके तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। इस तरह की बहुत सारी जो विधाएं हैं उन पर अलग अलग चर्चा सत्रों में न केवल ध्यान दिया गया बल्कि किसानों और जो स्टेक होल्डर्स इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए उनको प्रैक्टिकली तौर पे इसको अपनाने के लाभ और हानि दोनों को अच्छी तरह से समझाने का काम भी किया गया। तो निश्चित तौर पर इसमें इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 25 जो महत्वपूर्ण चर्चा सत्र हुए उनमें अधिकांश में डेयरी, आजीविका और पोषण को लेकर चर्चा हुई और इन सत्रों में भारतीय जो प्रतिनिधि थे, जो अलग अलग मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन है राज्यों के, उनके प्रबंध निदेशक और बोर्ड ऑफ डेयरी के डायरेक्टर और प्रगतिशील किसानों ने अपने जो स्पीच रखी, अपने अपने भाषण रखे और अपने विचार रखे। उन सब का यही मानना था कि डेयरी एक ऐसा सेक्टर है जो न केवल ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करता है बल्कि जमीनी स्तर पर रोजगार देने के साथ साथ किसानों और पशुपालकों के लिए अतिरिक्त आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। तो इस सेक्टर के सर्वांगीण विकास के लिए बीते 8 साल में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आयाम स्थापित कर रहे हैं, अलग से मंत्रालय का गठन किया है, उसी तरक्की के साथ, उसी गति के साथ भविष्य में इस क्षेत्र को हमें आगे बढ़ाना है। बीते 8 साल की अगर बात करें तो दूध उत्पादन में 44% की निकल बढ़ोतरी हुई है बल्कि आज तकरीबन 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन सीधे किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत जैसे ग्रामीण जो परिवेश के क्षेत्र हैं जहाँ 65% से अधिक आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, वहाँ के तकरीबन 8 करोड़ किसानों को डेयरी सेक्टर से जोड़ के न केवल उनकी आजीविका सुनिश्चित की जा रही है बल्कि जो घरों में महिलाएं काम करती हैं उनको सशक्त और मजबूत बनाकर उनके हाथों में वित्तीय ताकत देने का काम भी डेयरी सेक्टर ने किया है। तो इस चर्चा सत्र के दौरान 4 दिन तक चली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस न केवल भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत बनाएगी बल्कि अगले 25 साल में भारत का डेयरी सेक्टर का किस तरह विकास होगा, किस तरह कल्याण होगा, किस तरह किसान समृद्ध होंगे, इसका नया रास्ता भी तलाशेगी। जी, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बेहद कामयाब रहा ये सेशन और अब आपने इतनी अच्छी हमें जानकारियां दी और विस्तार से बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे बढ़ेंगे मंडी भाव की तरफ। आइए देखते हैं क्या रहा देश भर में मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। बुधवार को राजस्थान की बेगू और गुजरात की सिद्धपुर मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। हालांकि हलवद मंडी में सरसों के सौदे बिना किसी फेरबदल के हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 13 सितंबर को सरसों का भाव रहा 5,385 रूपए। 14 सितंबर को इसके भाव में 202 रूपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,587 रूपए पर। हालांकि राज्य की ही हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 सितंबर को सरसों 5,500 रूपए पर बिकी। वहीं राजस्थान की बेगू मंडी में सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 13 सितंबर को यहाँ सरसों का भाव था 5,650 रूपए। 14 सितंबर को इसके सौदे 90 रूपए चढ़कर 5,740 रूपए पर हुए। हालांकि लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ मंगलवार को सरसों का भाव रहा 6,062 रूपए। बुधवार को इसके सौदों में 137 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,925 रूपए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो यहाँ बुधवार को अलीगढ़ मंडी में सरसों का भाव रहा 6,150 रूपए। लालगंज मंडी में भाव रहा 6,100 रूपए। गाजीपुर मंडी में सरसों 6,480 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,640 रूपए पर हुए। देश में इस साल रबी सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,36,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 17 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,76,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को आलू के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान आलू के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इन दिनों उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 13 सितंबर को आलू का भाव रहा 1,100 रूपए। 14 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,100 रूपए पर बना रहा। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान आलू के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 सितंबर को आलू का भाव था 1,487 रूपए। 14 सितंबर को इसके सौदे 25 रूपए लुढ़क कर 1,462 रूपए पर हुए। इसी तरह जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 13 सितंबर को आलू का भाव रहा 2,000 रूपए। 14 सितंबर को इसके भाव में 250 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव 1,750 रूपए पर आ गया। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान आलू के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 14 सितंबर को आलू 200 रूपए टूटकर 1,500 रूपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मंडियों में आलू के भाव पर नजर डालें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में बुधवार को आलू का भाव रहा 1,650 रूपए। मैनपुरी मंडी में आलू का भाव रहा 1,490 रूपए। अलीगढ़ मंडी में आलू 1,540 रूपए पर बिका, जबकि आजमगढ़ मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 1,625 रूपए पर हुए। इस साल आलू की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आलू की उपज बीते साल से 15% कम हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में आलू की उपज 5,35,75,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल के समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5,61,73,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान।
हालांकि सोयाबीन किसान फसल की विशेष देखभाल करें। इस समय इसमें सफेद मक्खी का प्रकोप देखा जाता है। ऐसे में किसान वैज्ञानिक सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करे। इस मौसम में सोयाबीन में लीफ स्पॉट यानी धब्बा रोग देखा जाता है। इससे बचाव के लिए भी दवाएं उपलब्ध है। अरहर के किसान लीफ वेबर यानी जाला कीट से फसल को बचाने के लिए उचित दवाओं का स्प्रे करें। तेलंगाना में मूंग और उड़द में फ्लीप बीटल यानी पिस्सू भृंग का आक्रमण देखा जाता है। ऐसे में किसान उचित दवा का छिड़काव करें। यहाँ के किसान हल्दी की फसल में प्रकंद सड़न के नियंत्रण करने के लिए साइमोक्सानिल को पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। सब्जियों में लीफ स्पॉट यानी धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए दवा का स्प्रे करें। मिर्च में थ्रिप्स को रोकने के लिए आवश्यक दवाओं का स्प्रे करें। भिंडी में इस समय लीफ हॉपर का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवा का वैज्ञानिक सलाह से छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में किसान मूंगफली और मक्का की खेतों में जमा पानी को निकाल दे। मूंगफली और मक्का की पैदावार बढ़ाने के लिए उचित दवाओं और उर्वरकों का स्प्रे करें। आंध्र प्रदेश में मिर्च, टमाटर और बैंगन के लिए नर्सरी तैयार कर लें। यहाँ केले के पौधों के आसपास जमा पानी निकाल दे। नारियल की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप दिखने पर नीम के तेल का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में तिल और अरहर की खेती कर रहे किसान फली बनने की स्थिति में दवाओं और उर्वरकों का इस्तेमाल रोक दें। साथ ही इनके खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें ताकि फसल सुरक्षित रहे। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। और अब खास खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शनिवार से 3 दिन की लंदन यात्रा पर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मलेशिया के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर एस सैमी वैलू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस आलिपोव ने भारत रूस मित्रता पर कहा है कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित है और व्यापार सिर्फ इसका एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अपीलों को खारिज कर दिया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अगले 5 साल तक नए फार्मेसी कॉलेज शुरू करने पर प्रतिबंध के काउंसिल के निर्देश पर रोक लगा दी थी। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर सोशल मीडिया में चल रहे स्टिंग पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आप नेता अमित अरोड़ा ने शराब के गोरख धंधे में भ्रष्टाचार किया। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में 2 दलित नाबालिग सगी बहनों के शव मिले हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 30 से 35 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। नामीबिया से चीतों को भारत लाने के लिए एक विशेष उड़ान की व्यवस्था की गई है। उनकी यहां लाने के लिए बोइंग 747 से सभी इकोनॉमी सीटों को हटा दिया गया है। भारत का निर्यात मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त 2022 तक 19.7% बढ़ा है। तेल के उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक गुड, तंबाकू और चावल के निर्यात में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। वैसे के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।